नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 25वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 24 वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले उन्हें जाकर जरूर देखिए। इसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने इसे लाया है। तो आपको पता है कि जो ही लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी सी सामान्य होगी तो एग्ज़ाम बहुत सारे हैं जो आने वाले हैं और उस एग्ज़ाम की दृष्टि से वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी सीरीजों को, सभी वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग। साथ ही मैं बताऊं आपको कि इस चैनल पर एक और सीरीज चलता है संविधान सीरीज, उससे भी जाकर आप लोग जरूर जुड़िए। उसमें भी हम लोगों ने अभी तक संविधान के भाग 4 क अर्थात मौलिक कर्तव्य तक प्रत्येक चैप्टर का डिटेल अध्ययन और फिर उस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज का सेशन हमने उस वीडियो में डाला है। उसका लिंक भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में संविधान सीरीज के नाम से ये प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इनसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को या इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना नहीं दोस्तों। साथ ही आपको इन सभी वीडियो का PDF चाहिए या डेली करेंट अफेयर्स चाहिए तो उनका जो है आप हमारा सृष्टि IAS 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए कह रहा है बरेली, ऑप्शन बी बरौत, ऑप्शन सी रामपुर या फिर ऑप्शन डी महमूदाबाद। और आपको बताऊं कि 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोह, जो कि आपको पता है कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक जो नीति था, शोषणपूर्ण नीति था, उनके खिलाफ जो भारतीयों के द्वारा प्रक्रिया व्यक्त किया गया, उनका ये चरम सीमा था। और इस दौरान जो है अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को भले ही दबा दिया गया, लेकिन कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों की जो चूल थी उनको हिला कर रख दिया इस आंदोलन ने और अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया कि वो अपने नीति में बदलाव लाए। और इसी का परिणाम होगा कि आपने देखा कि 1858 ईस्वी का एक्ट आएगा और उसमें जो है अंग्रेज़ों को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा और आगे चलकर जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं और मजबूत होनी शुरू हो गई और उसने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस विद्रोह के दौरान अगर हम शाहमल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र था दोस्तों बरौत, वहाँ से ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल का जो है उत्तर प्रदेश के बरौत क्षेत्र या बरौत परगना क्षेत्र से इनका संबंध था। उसने जो है इसी क्षेत्र से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बरौत। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है रेलवे की शुरुआत 1858 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी कह रहा है कि इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। और यहाँ जो अगला कथन है वो कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। अब इन 3 कथनों को आपको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ए ऑप्शन कहता है कि केवल 1 कथन सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3 कथन सही है, जबकि ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 कथन सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं। और आपको बताऊं यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये है आपका 2 और 3। 2 और 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे केवल और केवल 3 सही हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये तो एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत है वो 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल आपको 1853 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेलवे लाइन का जो है विकास हुआ था, इसलिए ये 1858 ये गलत हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। आपको पता है कि इस जो रेलवे का जो विकास हुआ वो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा अपने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर ही इसे लाया गया था, ताकि अंग्रेजी जो सामान है उनसे भारतीय बाज़ारों को किया जा सके, पाटा जा सके और भारत में जो है अपना मार्केट बढ़ाया जा सके और वहाँ से अधिक मुनाफा कमाकर इंग्लैंड को जो है भेजा जा सके। बेसिकली इनका मुख्य उद्देश्य रेलवे के विकास का ये था। हालांकि आगे चलकर अप्रत्यक्ष रूप से या यूँ कहे कि अनजाने में भारतीयों को भी इससे फ़ायदा मिला। राष्ट्रवाद जो है आगे चलकर पनपेगा, क्योंकि रेलवे के विकास हो जाने के कारण एक जगह से लोग दूसरे जगह व्यापार करने जाएंगे, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से ये मिलना जुलना शुरू कर देंगे और अपना प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर देंगे। एक दूसरे के जो भाषा संस्कृति है समस्या उनसे वो लोग अवगत होंगे और फिर ये अपने दुश्मन अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर देंगे। तो ये फ़ायदा भारतीयों को मिला, लेकिन ये ऐसा करना अंग्रेजों का उद्देश्य नहीं था। अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से रेलवे का विकास भारत में नहीं किया था, बल्कि उसने अपने व्यापार को, अपने उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से रेलवे का विकास किया था, जिसके कारण भारत में जो परंपरागत उद्योग था उनको बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि भारत में औद्योगिकरण की स्थिति पैदा हो गई और जो भारत के परंपरागत बाजार है वो क्या हो गया, उनका सर्वनाश हो गया और जो कारीगर लोग थे वो शहरों से गांव की ओर पलायन करने लगे और जिसके कारण गांव में भी कृषि पर दबाव बढ़ा और किसानों की स्थिति भी बद से बदतर होने लगी। जो है आपने देखा कि आगे चलकर 1770 के आसपास और 1800 के दशक में अकाल की जो बारंबारता था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ भारतीय जो परंपरागत उद्योग है रेलवे के विकास से उनको बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो केवल सी सही है, कथन 3 सत्य है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी, अतः कथन 1 गलत है। साथ ही रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, न कि उन्हें बढ़ावा मिला। साथ ही आपको बताऊं तो रेलवे के विकास से उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलने लगा तथा इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सके और उनका पतन होने लगा। तथा आप देखेंगे कि इसके कारण भारत में जो है कारीगरों के जो शहर में रहते थे उनका उद्योग धंधा चौपट हो गया और वो गांव की ओर पलायन करने हेतु विवश हो गया। इस प्रकार देखें तो कथन 2 भी यहाँ गलत है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों तथा नदियों के समीप थे। अब रेलवे स्टेशन जो है कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन के कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा। इस प्रकार देखें तो कथन 3 बिल्कुल सही है। इसलिए इन व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। केवल 3 ऑप्शन यहाँ सही है, बाद बाकी 1 और 2 गलत है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1878 या फिर ऑप्शन डी 1901 ईस्वी। और आपको बताऊं कि सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 ईस्वी में किया गया और इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना था। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ किला का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। पहला किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज और उसका सुमेल जो किया गया है कलकत्ता के साथ। दूसरा है फोर्ट विलियम और उसको सुमेल किया गया है बम्बई के साथ। आपको उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से कथन सही सुमेलित है
चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, अर्थात केवल एक ऑप्शन का सही मिलान हुआ है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल बी अर्थात जो केवल दो है फोर्ट विलियम उनका सही मिलान हुआ है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि एक और दो दोनों का सही मिलान है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई सही मिलान नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो ऊपर कथन दिए गए हैं और उनका जो मिलान है वो क्या है, गलत है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंट जॉर्ज जो है वो दोस्तों कलकत्ता में नहीं बल्कि मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में। इसी प्रकार अगर हम फोर्ट विलियम की बात करें तो ये मुंबई में नहीं बल्कि ये कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में है ये। इस तरीके से हम देखें तो यहाँ दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा डी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त दोनों युग्मों का सही सुमेलन की अगर बात करें तो ये निम्न प्रकार है। पहला, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो ये मद्रास में है। इसके बाद फोर्ट विलियम कहाँ है, तो ये कलकत्ता में है। इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न में देखेंगे आप तो दोनों के दोनों जो मिलान है वो क्या है, गलत है। इसके अलावा यहाँ बता दूँ कि यहाँ उल्लेखनीय है कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा बम्बई स्थित फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। साथ ही आपको बताऊं तो यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहा करते थे। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर हम देखें तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चन्नापट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। कथन दो कह रहा है कि अंग्रेजों ने चन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा था। और ऑप्शन डी कह रहा है कि डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है या है, आपको चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, लेकिन तीन जो है वो गलत है। ऑप्शन कह रहा है कि केवल तीन कथन सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक दो तीन सभी के सभी कथन सही है। और आपको मैं बताऊं यहाँ पे जो कथन एक है ये तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दो की बात करें तो ये दो भी सही है, लेकिन तीन यहाँ गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजों को मद्रास की जो किलेबंदी है वो क्यों करनी पड़ी? डच प्रतिद्वंदियों के कारण नहीं बल्कि फ्रांस जो इनका प्रतिद्वंदी था उनके भय से या उनके कारण, इनकी प्रतिद्वंदिता के कारण मद्रास का किलेबंदी अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इस प्रकार कथन तीन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में पूर्वी तट पर, ये तिथि जरूर याद रखिएगा 1639, पूर्वी तट पर स्थित चन्नापट्टनम मद्रास में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। अतः कथन एक बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो अंग्रेजों ने चन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। किससे खरीदा था? कालाहस्ती के नायकों से, जो कि वहाँ का स्थानीय सामंत था। वहीं उसी से जो है चन्नापट्टनम में बसने का अधिकार अंग्रेजों ने खरीदा था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार देखें तो कथन दो बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों को मद्रास में किलेबंदी करनी पड़ी, न कि डच के प्रतिद्वंदिता के कारण। साथ ही आपको बताऊं तो किलेबंदी करनी पड़ी उनको मद्रास की किसके कारण? फ्रांसीसी कंपनी के प्रतिद्वंदिता के कारण, और अपने प्रतिनिधियों को ज़्यादा राजनीतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ी। साथ ही आपको बताऊं तो 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। इस प्रकार देखें तो कथन तीन भी क्या है? एक तरीके से बिल्कुल गलत है। इस तरीके से देखें तो इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है एक दो तो सही है, लेकिन तीन क्या है दोस्तों? गलत है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास में पेरियार और बनियार के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक, राजा के सामंतों का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कथन कि गरीब कामगार वर्ग थे ये लोग।
तीसरा कथन कह रहा है कि संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पर एक अधिकार था। और चौथा जो कथन है वो कह रहा है कि ऐसा वर्ग जिसे स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी दोनों की समझ थी। आपको इन चारों ऑप्शन के आधार पर बताना है कि मद्रास में जो पेरियार और बनियार लोग थे उनका संबंध किससे था। और यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो जाएगा गरीब कामगार वर्ग। आइए इनके व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो मद्रास में पेरियार तथा बनियार का संबंध गरीब कामगार वर्ग से था दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 टापुओं को मिलाकर बना हुआ था। दूसरा, यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है आपको बताना है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको तो कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर 7 टापुओं से मिलकर बना हुआ था। साथ ही आपको बताऊं तो यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी और पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी जो है आकर्षक केंद्र या व्यापार का केंद्र था। साथ ही आपको बता दूं यहाँ कि 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आधा आयात बम्बई से ही हुआ करता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम हुआ करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। इस प्रकार देखिए तो यहाँ सभी के सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या न्यो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। कथन 2 कह रहा है कि यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी। कथन 3 कह रहा है कि अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है। यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 2, 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 3 सही है। अब यहाँ आपको बताना है इन 3 ऑप्शन में से कि कौन सा जो है इनमें से सही है। और यहाँ जो सही है दोस्तों ये है आपका 2 और 3 सही है। 2 ऑप्शन भी सही है, 3 भी सही है, लेकिन यहाँ पहला कथन गलत है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नव शास्त्रीय या न्यो क्लासिकल की मुख्य विशेषता बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण थी, न कि सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों का निर्माण। अतः कथन 1 गलत है। साथ ही आपको बताऊं यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया था। अतः कथन 2 सही है। साथ ही आपको बताऊं तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ उल्लेखनीय है कि इस स्थापत्य शैली की भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया है। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली में बनाया गया है दोस्तों, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और इस व्याख्या के आधार पर हम देखें तो यहाँ इसका उत्तर ऑप्शन बी होता है। 2, 3 सही है, लेकिन 1 गलत है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऊंची उठी छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा। दूसरा कथन है इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ। तीसरा है कथन कि बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 एन 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 2 एन 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यहाँ सभी के सभी सही है।
अगला व्याख्या है इसका कि उपयुक्त सभी कथन सही है यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गौथिक शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा इसकी प्रमुख विशेषता थी। साथ ही आपको बताऊं तो इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ। बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में किया गया है। उल्लेखनीय है कि सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण इस शैली में किया गया है। साथ ही आपको बताऊं तो इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। इस प्रकार देखिए तो इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? गुजराती शैली, मालवा शैली, न्यू क्लासिकल शैली या नव गौथिक शैली। और आपको बताऊं कि 1911 में नवनिर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? तो ये है गुजराती शैली का दोस्तों। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो 1911। क्यों किया गया? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में जो है इसका निर्माण किया गया था। साथ ही इसे परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बताऊं तो जमशेद जी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया है। और ताजमहल होटल कहाँ है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। तो इस प्रकार देखें इस व्याख्या के आधार पर तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। और आज के इस सेशन में हमने 10 प्रश्न लिया था दोस्तों, और 10 प्रश्न का हमने यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है आप लोगों के समक्ष। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस सेशन से आप लोग भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है। तो आज की इस सेशन में दोस्तों इतना ही। आज हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, और जब तक हम नेक्स्ट सेशन लेकर आते हैं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।